नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का खास कार्यक्रम म्यूचुअल फंड के फंडे। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप शायद जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दो ऑप्शंस होते हैं। एक्चुअली 31 मार्च 2021 तक ग्रोथ और डिविडेंड ये दो ऑप्शन होते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से सेबी द्वारा डिविडेंड ऑप्शन को बदलकर आईडीसीडब्ल्यू यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल कर दिया गया। इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू में से कौन सा ऑप्शन उनके लिए सुटेबल रहेगा। तो आज इस एपिसोड में हम समझेंगे कि क्या है इन दोनों में फर्क और कौन सा ऑप्शन किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को इन शेयर्स और सिक्योरिटीज से डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन इत्यादि के रूप में इनकम होती है। ग्रोथ ऑप्शन के तहत ये इनकम म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो में री इन्वेस्ट कर दी जाती है, जिसका असर उस म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी की ग्रोथ पर दिखाई देता है। ग्रोथ ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होगा जो किसी फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं या लंबे वक्त में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, और ऐसे इन्वेस्टर्स पीरियोडिकल रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखते। आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन के तहत यह प्रॉफिट समय समय पर यूनिट होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में उसकी जो एनएवी है वो ग्रोथ ऑप्शन के मुकाबले कम हो जाती है। आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है जो कि अपने इन्वेस्टमेंट से पीरियोडिकल रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन में केवल पे आउट का ही ऑप्शन है। इसमें अक्सर री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। मतलब यदि आईडीसीडब्ल्यू डिक्लेयर होगा और इन्वेस्टर ने री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लिया है, तो ऐसे में जो आईडीसीडब्ल्यू का अमाउंट है वो इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, बल्कि वो दोबारा से इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके बदले में उस इन्वेस्टर को उस स्कीम की कुछ एडिशनल यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। और ये जो यूनिट्स अलॉट होंगी ये उस वक्त पर जो उस स्कीम की एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू होगा उसके आधार पर अलॉट होंगी। ग्रोथ ऑप्शन के तहत यदि स्कीम के पोर्टफोलियो में ग्रोथ होती है तो यूनिट का नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी बढ़ जाएगी, लेकिन यदि इन्वेस्टर ने आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्ट का ऑप्शन लिया है तो ऐसे में जब भी आईडीसीडब्ल्यू डिक्लेयर होगा तो इन्वेस्टर को क्योंकि एडिशनल यूनिट्स मिलेंगी, जिससे इन्वेस्टर के फोलियो में नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगी। अब इससे एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 3 दोस्त जिनका नाम मार्क, डेनिस और पीटर है, उन तीनों ने एक स्कीम में 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए। मार्क ने ग्रोथ ऑप्शन चुना, जबकि पीटर और डेनिस दोनों ने आईडीसीडब्ल्यू। लेकिन पीटर ने चुना आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्ट और डेनिस ने आईडीसीडब्ल्यू पे आउट। इन्वेस्टमेंट के वक्त दोनों ही ऑप्शंस यानी कि ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू इनकी एनएवी थी 10 रुपए। तो इन तीनों फ्रेंड्स को 10-10 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट पर मिली 1-1 हजार यूनिट्स। कुछ समय के बाद इन दोनों ही ऑप्शंस में एनएवी बढ़कर हो गई 15 रुपीस, और अब स्कीम ने 2 रुपए का आईडीसीडब्ल्यू डिक्लेयर कर दिया। अब आईडीसीडब्ल्यू डिक्लेयर होने पर मार्क के हिस्से में तो कोई पेमेंट आया नहीं, क्योंकि उसने चुना था ग्रोथ ऑप्शन, लेकिन पीटर और डेनिस के हिस्से में आए 2-2 हजार रुपए, क्योंकि 2 रुपए का आईडीसीडब्ल्यू डिक्लेयर हुआ ईच यूनिट पर और उनके पास 1-1 हजार यूनिट्स थी, तो 2-2 हजार रुपए का आईडीसीडब्ल्यू उनके हिस्से में आया। लेकिन एनएवी हो गई 13 रुपीस, क्योंकि यदि 15 रुपीस की एनएवी पर 2 रुपीस का आईडीसीडब्ल्यू डिक्लेयर हुआ तो यहां पर एनएवी पर इसका फर्क पड़ा, जो घटकर हो गई 13 रुपीस। अब क्योंकि पीटर ने आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्ट ऑप्शन चुना था, तो 13 रुपीस के हिसाब से 2000 के अगेंस्ट उन्हें मिली 153.8462 यूनिट्स, और अब पीटर के पास हो गई कुल मिलाकर 1153.8462 यूनिट्स, जबकि
डेनिस के हाथ में आए 2000 रुपए, क्योंकि उन्होंने पे आउट ऑप्शन चुना था। अब क्योंकि डेनिस ने पे आउट ले लिया है, तो जिसकी वजह से उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मार्क और पीटर के मुकाबले कम हो गया, लेकिन उनके हाथ में कुछ पैसा आ गया। लेकिन जब IDCW डिक्लेयर होता है तो उस पर इन्वेस्टर को अपनी इनकम पर जो एप्लीकेबल टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ सकता है, जबकि ग्रोथ ऑप्शन के तहत कैपिटल गेन टैक्स रिडम्पशन के वक्त ही एप्लीकेबल होता है। साथ ही एक फाइनेंशियल ईयर में 5000 रुपए से अधिक के IDCW पर TDS भी एप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स अपनी जरूरत के हिसाब से सुटेबल ऑप्शन यानी कि ग्रोथ, IDCW और IDCW में री इन्वेस्ट या पे आउट का ऑप्शन चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड के फंडे के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। An investor education and awareness initiative of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।